देखिए आज का हमारा विषय है वर्ण या अक्षर। क्या है? वर्ण या अक्षर। अब देखिए वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? देखिए भाषा की सबसे छोटी, भाषा की ध्वनि या इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है भाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। दूसरा एक अन्य परिभाषा भी है, अथवा में लिख लीजिए इसको। देखिए वर्ण की दूसरी परिभाषा है, उस छोटी से छोटी ध्वनि को लिख लीजिए। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि, उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके आगे टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। देखिए दोबारा देख लीजिए, वर्ण या अक्षर, वर्ण या, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, चाहे वर्ण चाहे अक्षर। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है, उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके आगे टुकड़े न हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ए, ई, उ, ऋ, क, ख, ग आदि। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद हैं? 3। वर्ण के भेद कितने? वर्ण के भेद 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पहला है स्वर। क्या है? स्वर। अब पहला स्वर करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? इनके बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। तो लिख लीजिएगा, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। कितना है? 11। हिंदी में स्वर हैं 11। ए, आ, ई, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। ये है आपके 11। कितने हैं? 11। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। उसके बाद संस्कृत में कितने हैं? 13। संस्कृत भाषा में कितने हैं? 13। संस्कृत में 13 शब्द। कितने हैं? और अंग्रेजी में कितने हैं? 5। अंग्रेजी में कितने हैं? 5। अंग्रेजी में है 5। कौन कौन से?
ए ई आई ओ यू। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। कितने हैं? 5। ये आपके टोटल स्वर है, जो आपके हिंदी में 11 है, संस्कृत में 13 है और अंग्रेजी में 5। अब चलते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने हैं बताइए ने? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और परुष स्वर। तो देखिए, पहला है हर्ष स्वर। कौन सा? हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। तीसरा है पलुत स्वर। क्या है? पलुत स्वर। क्या है? पलुत स्वर। तो ये 3 भेद है किसके? स्वर के। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत। अब मैं इनकी परिभाषा करा देता हूं आपको। हर्ष स्वर वो है जिनके बोलने में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? और जिनके बोलने में हर्ष से दुगना समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और जिनके बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? पलुत स्वर। उदाहरण के लिए हर्ष स्वर ए ई उ और री। उसके बाद दीर्घ आ ई उ ए ओ आओ, ये आपके दीर्घ। और पलुत जैसे ओम। क्या है? ओम। क्या है? ओम। उसके बाद है राम। क्या है? है राम। इनके बोलने में हर स्वर से तिगुना समय लगता है। किनके? पलुत स्वर के। किसके? पलुत स्वर के। अब तुम बोल के देखिए, जैसे ए ई ई लग रहा है ज्यादा समय। तो हर स्वर वो है जिनके बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ स्वर वो है जिनके बोलने में हर स्वर से दुगना समय लगे, और पलुत स्वर वो है जिनके बोलने में हर स्वर से कैसा लगे? 3 गुना ज्यादा समय लगे। वो क्या कहलाते हैं? पलुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम व्यंजन पर। किस पर? व्यंजन पर। किस पे? व्यंजन पर। देखिए व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में। अब देखिए अगला हमारा है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन स्वर के साथ बोला जाता है। किसके साथ? व्यंजनों को बोलने में किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता। ये बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। कौन? व्यंजन। तो लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता ली जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 33 होते हैं। अब मैं लिख देता हूं आपको व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए व्यंजन आपके क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श,
है। कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 4 29 और 4 33। कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। इनका उच्चारण कैसे करेंगे देखिए। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, त, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 है। कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33 आपके व्यंजन। 33 आपके क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन के जो भेद है वो 3 है। व्यंजन के भेद कितने हैं? 3। व्यंजन के भेद कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है भाई? स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये 3 भेद है किसके? व्यंजन के। किसके? कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये है ऊष्म व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। अब देखिए, उसके बाद है हमारे जो सपर्श व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये भी बता देता हूं मैं आपको। ये है आपके सपर्श व्यंजन यहां तक। ये है सपर्श व्यंजन। क्या है भाई? स्पर्श व्यंजन। और उसके बाद ये है आपके कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ये आपके ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये आपके 3 भेद हैं व्यंजन के। ये आपके यहां तक मैं तक आपके स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन ये रहे वे है। उसके बाद ऊष्म से आपके है तक। ठीक है, आई समझ में? अब एक चीज और है, वो है आपका अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं ये देख लीजिए। देखिए, अनुस्वार पहला है। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? ये आपका, ये अनुस्वार का चिन्ह जो बिंदी है, ये क्या है? अनुस्वार का चिन्ह है। तो देखिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी अक्षर के ऊपर जो एक बिंदु लगाया जाता है, किसी अक्षर के ऊपर, अक्षर के ऊपर जो एक बिंदु लगाया जाता है, जो एक बिंदु लगाया जाता है, लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अनुस्वार कहते हैं। उसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार का जो उच्चारण है वो कहां से होता है? नाक से। कहां से? अगर हम इनको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे इनका, तो कहां से होगा? नाक से। कहां से होगा? नाक से। इसकी उच्चारण ध्वनि, ये भी लिख लीजिए, इसकी उच्चारण ध्वनि, इसकी उच्चारण ध्वनि नाक से होती है। कहां से? नाक से होती है। नाक से होती। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं उदाहरण के लिए मैंने लिखा कंगन। क्या?
कंगन। अब देखिए, अगर हम ये इसके ऊपर ये बिंदी नहीं लगाते, ये बिंदी नहीं लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा? खगन। क्या होगा? खगन। लेकिन हमने इसके ऊपर ये बिंदु लगा दिया तो उच्चारण ध्वनि क्या आएगी? कंगन। क्या आएगी? कंगन। क्या आएगी? कंगन। उसके बाद दूसरा है कंकड़। क्या है? कंकड़ आदि। ये इसके उदाहरण है, किसके? अनुस्वार के। किसके? अनुस्वार के। अब अगला है आपका अनुनासिक। क्या है भाई? अनुनासिक। अनुनासिक किसे बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का जो चिन्ह है वो कौन सा है? चंद्र बिंदु। क्या है? आधा चांद और बिंदी। ये क्या कहलाएगा? चंद्र बिंदु। क्या कहलाएगा? चंद्र बिंदु। अब इसका उच्चारण कहां से होगा? नाक और मुख दोनों से होता है। अनुस्वार का तो उच्चारण सिर्फ कहां से होता है? नाक से। लेकिन जो आपका अनुनासिक है इसका उच्चारण कहां से होगा? नाक और मुख दोनों से होगा। तो लिख लीजिए, जिस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, जिस अक्षर के ऊपर, जिस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, चंद्र बिंदु लगता है तथा जिसके उच्चारण में, तथा जिसके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब बोलने में, पुकारने में, उच्चारण में ध्वनि नाक और मुख यानी मुंह दोनों में से बराबर निकलती है। दोनों में से बराबर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अनुनासिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताइए, तुम बताओगे आंख। क्या है? आंख। क्या है? आंख। अब इसकी जो उच्चारण ध्वनि है वो नाक और मुख दोनों से आ रही है। जैसे चांद। क्या है? चांद। जैसे हंस। क्या है? हंस आदि। ये आपके अनुस्वार और अनुनासिक है। अनुस्वार और अनुनासिक है। ठीक है भाई। अब दूसरा आपका आता है हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो कितने हैं बताइए रे? चार। कितने हैं? चार। शाबाश। हिंदी में संयुक्त व्यंजन है चार। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन यानी जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। पहला है आपका छ। क्या है? छ। छ छत्रिय। क्या है? छ छत्रिय। किसके मेल से बना होता है? ये आधा के और शे से। के और शे से। उसके बाद है त्र। क्या है? ये किसके मेल से? आधा ते जमा में रे। उसके बाद गे ज्ञानी। क्या है? ये गे ज्ञानी। ठीक है। ये किस किस के मेल से बना होता है? आधा जे जमा में न। उसके बाद है आपका श्रेय श्रमिक। कौन सा? श्रेय श्रमिक। ये आपका 21 वाला से जमा में रे। जमा में रे। ये है आपके संयुक्त व्यंजन। क्या है भाई? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। और अयोगवाह दो है हिंदी में। अयोगवाह कितने हैं? दो। कौन कौन से? अयोगवाह या विसर्ग दो हैं। कौन कौन से? पहला है अंग और अह। क्या है? अंग और अह। ये दो है आपके अयोगवाह या विसर्ग। ठीक है भाई। उसके बाद है आपके अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन ये भी कर लेते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन ये कौन कौन से, इनके बारे में भी देख लेते हैं।
अब है आपके अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन क्या है? अल्प प्राण जो व्यंजन है आपके, ये श्वास की मात्रा के हिसाब से होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये किसकी मात्रा के हिसाब से होते हैं? श्वास की मात्रा के हिसाब से होते हैं। ठीक है। अल्प प्राण की परिभाषा है जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। जैसे अल्प का मतलब ही क्या होता है? कम। अल्प का मतलब कम, थोड़ा। अल्प का मतलब कम या थोड़ा। तो कौन कौन से हैं देखिए, जैसे क, ग, ह, च, ज, न, ट, न, अण, त, द, न, प, ब, म। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा वर्ण। कौन सा? पांचवा वर्ण। जैसे मान लीजिए, जैसे क, ख, ग, घ, न। अब इनमें देखिए कौन सा तीसरा? ये तीसरा, एक, दो, तीसरा, और ये कौन सा? पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा, ये लगा लीजिए। चाहे मैंने लिख दिए, इससे भी है, और ये भी लगा लीजिए। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। क्या है भाई? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण। क्या है भाई? इनके अलावा ये रेले वे, इनके अलावा ये रे, ल, और वे आदि, ये आपके अल्प प्राण है। इनके बोलने में जो श्वास की मात्रा है वो कम निकलती है। कैसे निकलती है? कम निकलती है। ठीक है भाई। जैसे क, ग, न, च, ज, न, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, ये रे, ले, व। इनमें जो श्वास है वो लंबा नहीं खिंचता। ठीक है भाई। उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण इसके उल्टा है। महाप्राण में क्या होता है? जब इनके उच्चारण किया जाता है महाप्राण में, तो वायु की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। ये और देख लीजिए महाप्राण। देखिए महाप्राण क्या है? महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन है जो, ये देखिए इनके उच्चारण में, इनके बोलने या उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। जैसे उदाहरण के लिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ,
ध, फ, भ। एक और इसका तरीका है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे मान लीजिए च, छ, ज, झ, न। अब इसमें देखो कौन कौन से है। दूसरा कौन सा है? 1 2 3 4 5। तो बताइए दूसरा कौन सा है? छ। और चौथा कौन सा है? झ। इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो महाप्राण और अल्पप्राण समझ में आया। फर्क कितना है? अल्पप्राण में जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है उसकी मात्रा कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? और महाप्राण में इस जो आपका अल्पप्राण है इनसे ज्यादा वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। उच्चारण करके भी देख सकते हो, जैसे क, क्या है? क, ख, क, ख, ग, घ है। तो इनके उच्चारण में जैसे च, छ, च, छ, ज, झ, तो अंदर से वायु की मात्रा जो कैसी है? ज्यादा आ रही है। किसमें? महाप्राण। किसमें? और अल्पप्राण में कम आती है। ठीक है भाई, अल्पप्राण और महाप्राण ये दो आपके